वेलकम इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 5 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसमें पार्ट 11th में हमारा टॉपिक होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान रखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अलग टॉपिक है और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग टॉपिक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पहले दोबारा एक बार समझिए एट अ ग्लांस। इलास्टिसिटी 5 प्रकार की हो सकती है। अगर हमने लाइन डाली 45 डिग्री पर, इसका मतलब हुआ परसेंटेज चेंज इन डिमांड बराबर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, जिसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अगर हमने लाइन डाली पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका मतलब यहां पर प्राइस कांस्टेंट है और प्राइस कांस्टेंट होने पर भी अगर डिमांड में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर लाइन डाली गई वाई एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब डिमांड कांस्टेंट है और डिमांड कांस्टेंट होने पर इलास्टिसिटी 0 कहलाती है। 0 और 1 के बीच में हमेशा लेस देन 1 आएगा और 1 और इनफाइनाइट के बीच हमेशा मोर देन 1 आएगा। अब समझिए फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स, यह कह सकते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द गुड। जिस प्रोडक्ट के मार्केट में जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा इलास्टिक होगी। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और हमने उस प्रोडक्ट की प्राइस ज़रा सी भी कम कर दी, तो उसकी डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। असर क्यों पड़ेगा ज़्यादा? ड्यू टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि लोग शिफ्ट हो जाएंगे उस सस्ती वस्तु पर महंगी वस्तुओं के कंपैरिजन में। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी। मोर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ऑफ अ गुड, हायर इज इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, because in case of price change, the consumer can conveniently shift from one substitute to another. That is, if close substitutes are more, elasticity of demand is greater than 1, and if close substitutes are not available, elasticity is less than 1. That means inelastic demand. यहां पर आप देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैग्नीट्यूड में रखा गया है, जिसका मतलब है इलास्टिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, माइनस में कभी भी नहीं। इलास्टिसिटी 0 होगी, 1 होगी, इनफाइनाइट होगी, मोर देन 1 या लेस देन 1, लेकिन नेगेटिव नहीं। पॉइंट नंबर 2, नेचर ऑफ गुड्स, या फिर कह सकते हैं नेसेसिटी ऑफ द गुड। मोर नेसेसरी द गुड is for the consumer, lower is its price elasticity of demand, because in case of price change it becomes difficult to reduce the consumption of the good. जो वस्तु कंज्यूमर के लिए जितनी ज़्यादा नेसेसरी होगी, वहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी उतनी ही लो होगी, कम होगी, क्योंकि प्राइस चेंज होने पर भी कंज्यूमर अपनी डिमांड में चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंज्यूमर के लिए वो प्रोडक्ट नेसेसरी है। तो अगर प्रोडक्ट नेसेसरी गुड्स के नेचर का है, तो वहां पर इलास्टिसिटी हमेशा कम होगी। व्हेन अ गुड इज नेसेसरी, इट्स डिमांड इज जनरली, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। व्हेन अ गुड इज अ कंफर्ट, इट्स डिमांड इज जनरली मोर देन 1। अगर नेसेसरी गुड नहीं है, कंफर्ट गुड है, तो कंफर्ट गुड में हम लोग डिमांड में चेंज कर देते हैं प्राइस को देखते हुए। सस्ता होगा तो खरीदेंगे, महंगा होगा तो नहीं खरीदेंगे। नंबर 3, व्हेन अ गुड इज लग्जरी, इट्स डिमांड इज जनरली मोर इलास्टिक देन द डिमांड फॉर कंफर्ट्स। यानी कि इसकी इलास्टिसिटी तो कंफर्ट से भी ज़्यादा होगी, यानी इसकी भी मोर देन 1 होगी, लेकिन कंफर्ट गुड से ज़्यादा इलास्टिक होगी
और ज्यादा इलास्टिक। पॉइंट नंबर थर्ड, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड, या कह सकते हैं ओन प्राइस ऑफ द गुड। वस्तु की अपनी खुद की कीमत अगर कम है तो इसका मतलब हमारी इनकम का हिस्सा, प्रपोर्शन, बहुत कम खर्च होता है वस्तु पर। तो वस्तु की इलास्टिसिटी इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम लोग अपनी इनकम का कितना छोटा या कितना बड़ा हिस्सा उस वस्तु पर खर्च कर रहे हैं। हायर द प्रपोर्शन, अगर हमारी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है वस्तु पर, हायर द प्रपोर्शन ऑन इनकम स्पेंट ऑन अ गुड, हायर इज इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि अगर वस्तु महंगी मिली तो डिमांड पर असर ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि कीमत बढ़ेगी थोड़ी बहुत, लेकिन डिमांड घट जाएगी काफ़ी ज़्यादा। अगर वस्तु पर हमारा पैसा खर्च होता है काफ़ी ज़्यादा, इनकम का एक बड़ा हिस्सा हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो ऐसी वस्तु की इलास्टिसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। इट इज़ बिकॉज अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ हाई प्राइस्ड गुड हैज़ सब्सटेंशियल इफेक्ट ऑन द बजट ऑफ द कंज्यूमर। क्योंकि अगर वस्तु पहले ही महंगी थी, हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा था उस वस्तु पर, और अगर वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो यहाँ पर कंज्यूमर का बजट बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से डिमांड पर ज़्यादा असर देखने को मिलता है, और इसीलिए वजह से यहाँ पर इलास्टिसिटी कहलाती है मोर देन वन, यानी कि इलास्टिक डिमांड। पॉइंट नंबर 1, डिमांड फॉर अ लो प्राइस्ड गुड, अगर वस्तु सस्ती है तो इलास्टिसिटी कम होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। और अगर वस्तु महंगी है, हाई प्राइस्ड गुड है, तो इसका मतलब हमारी इनकम का एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा, और अगर प्राइस बढ़ जाती है तो हम लोग डिमांड में ज़्यादा चेंज दिखाएंगे, क्योंकि कीमत बढ़ जाने से व्यक्ति का बजट बिगड़ जाएगा। तो यहां पर इलास्टिसिटी कहलाएगी मोर देन 1। पॉइंट नंबर 4, टाइम पीरियड ऑफ रेस्पॉन्स, हैबिट चेंज नॉर्मली ओवर लॉन्गर पीरियड। लोगों की आदतों में बदलाव आता है, लेकिन तुरंत नहीं आता, टाइम लगता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है, लत लग चुकी है, और अगर सिगरेट की प्राइस बढ़ भी जाए तो उसकी आदत में तुरंत चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा, हो सकता है आ जाए, लेकिन टाइम लगेगा इसके अंदर। तो ध्यान रखिएगा, हैबिट चेंज, हैबिट होती हैं लोगों की, बट नॉर्मली ओवर लॉन्गर पीरियड्स। व्हेन अ कंज्यूमर इज हैबिचुएटेड टू कंज्यूमिंग अ गुड, जैसे कि सिगरेट मैंने बताया, एंड इट्स प्राइस राइजेज, और सिगरेट हो गई महंगी, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू रिड्यूस और टू गिव अप द कंजम्पशन ऑफ द गुड इमीडिएटली। तो प्राइस बढ़ने की वजह से ये मुश्किल है कि कंज्यूमर तुरंत सिगरेट छोड़ दे। However, over a longer time period, the consumer may be able to modify or change habits. लेकिन अगर कंज्यूमर को लंबा समय दिया जाए थोड़ा, तो कंज्यूमर अपनी आदतों में बदलाव कर सकता है और अपनी लत को छोड़ सकता है। As such, longer the time period of response, more elastic the demand. अगर कंज्यूमर के पास समय लंबा है तो वहां पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर कंज्यूमर के पास समय कम है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी भी कम होगी, क्योंकि प्राइस चेंज होने पर भी कंज्यूमर अपनी डिमांड में चेंज नहीं कर पाएगा, और अगर कर भी पाएगा तो कम कर पाएगा, और जब डिमांड में चेंज कम आता है तो वही कहलाता है इनइलास्टिक डिमांड। पॉइंट नंबर 5, इनकम लेवल ऑफ बायर्स। कंज्यूमर्स की इनकम का लेवल क्या है, उससे भी प्राइस इलास्टिसिटी पर असर पड़ता है। If the buyers of a good are high-ended consumers, यानी कि वस्तु के जो ग्राहक हैं वो अमीर हैं, with high level of income, they will not care for the price, तो ऐसे लोग कीमत की चिंता थोड़ी करते हैं, अर्थात प्राइस बढ़ने पर भी उनकी डिमांड पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, और जब डिमांड पर असर नहीं पड़ेगा या फिर डिमांड पर असर पड़ेगा तो कम पड़ेगा, तो वो कहलाएगी
लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, यानी कि इन इलास्टिक डिमांड। अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी लो, तो यहां पर इलास्टिसिटी हमें कम देखने को मिलेगी। वाइस वर्सा मीन्स इसका उल्टा, अगर हमारे बायर्स हैं थोड़े गरीब, जिनकी इनकम का लेवल लो है, तो ऐसे लोग कीमत की बड़ी चिंता करते हैं। अगर ज़रा सा भी आइटम उनको महंगा मिल रहा है तो उनकी डिमांड पर ज़्यादा असर पड़ेगा, अर्थात वो आइटम को नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनका इनकम का लेवल लो है। तो अगर ग्राहक की इनकम का लेवल लो है तो वहां पर इलास्टिसिटी होगी ज़्यादा, और अगर इनकम है लोगों की ज़्यादा, यानी कि अमीर लोग हैं, तो वहां पर इलास्टिसिटी होगी हमेशा कम। पॉइंट नंबर 6, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, शराब या सिगरेट। गुड्स टू विच कंज्यूमर्स बिकम हैबिचुअल विल हैव इन इलास्टिक डिमांड। जिन गुड्स की कंज्यूमर्स को लत लग जाती है उनकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होगी, यानी कि प्राइस बढ़ने पर भी कंज्यूमर्स की डिमांड पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, और अगर डिमांड पर असर कम पड़ रहा है तो वही कहलाता है इन इलास्टिक डिमांड। पॉइंट नंबर 7, प्राइस लेवल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई एट हाई लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड लो एट द लोअर लेवल ऑफ द प्राइस। जिस वस्तु का प्राइस ज़्यादा होता है, यानी कि महंगी वस्तुएं जितनी भी होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी भी उतनी ज़्यादा होती है, और अगर प्राइस का लेवल कम है, यानी कि वस्तु मिल रही है कंज्यूमर को सस्ती, जैसे कि माचिस, नमक, कंघा, पेंसिल, ये सभी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत सस्ते कंज्यूमर को मिल जाते हैं, तो इनकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होती है, क्योंकि इनकी प्राइस में अगर थोड़ा बहुत चेंज भी आ गया तो कंज्यूमर्स की डिमांड पर कोई खास असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, मल्टीपल यूजेस। जिन प्रोडक्ट्स के मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे कि मिल्क एंड इलेक्ट्रिसिटी, जब इन प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर्स इनके प्रयोगों में कमी कर देते हैं। जैसे दूध को हम लोग कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, दही जमा सकते हैं, पनीर निकाल सकते हैं, घी का भी प्रयोग किया जाता है दूध से ही। लेकिन जब दूध महंगा हो जाता है तो इसके कुछ यूजेज हम लोग बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से डिमांड पर ज़्यादा असर देखने को मिलता है। सेम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, जब ज़रा सा भी बिल बढ़ जाता है, यानी कि पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर बढ़ गया तो लोग उसके कंजम्पशन में ज़्यादा कमी कर देते हैं। ज़रूरत होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे, वरना जिस कमरे में कोई नहीं है तुरंत टीवी भी बंद कर देंगे, बल्ब भी बंद कर देंगे, पंखा भी बंद कर देंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा असर देखा जाता है उसकी डिमांड पर। गुड्स विच कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेज हैव इलास्टिक डिमांड। तो जिन गुड्स के मल्टीपल यूजेज होते हैं, वेरियस यूजेज ऑफ द कमोडिटी, तो ऐसे गुड्स की डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है, जैसे कि मिल्क एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 9, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। यानी कि हम लोग अपनी जरूरत को टाल सकते हैं या नहीं टाल सकते। डिमांड विल बी इलास्टिक फॉर गुड्स द कंजम्पशन ऑफ विच कैन बी पोस्टपोन्डेड। वो गुड्स जिनकी जरूरत को टाला जा सकता है उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है, क्योंकि अगर वो वस्तु हमें महंगी मिली तो कंज्यूमर क्या करेगा, नहीं खरीदेगा, अपनी ज़रूरत को टाल देगा। लेकिन अगर वस्तु ऐसी है जिसकी ज़रूरत को टाला नहीं जा सकता, यानी कि हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते अपनी ज़रूरत को, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है, प्राइस बढ़ने पर भी हमें उसे खरीदना ही पड़ता है। नेक्स्ट, if two demand curves intersect each other, which one has higher price elasticity? अगर दो डिमांड कर्व एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा, एक D1 और एक D, ये कर्व है DD और ये कर्व है D1 D1।
ध्यान रखिएगा कर्व डाउनवर्ड ही होना चाहिए क्योंकि ये डिमांड कर्व है। ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। जिस डिमांड कर्व का स्लोप कम होगा, यानी कि जो कर्व फ्लैटर होगा, उसकी इलास्टिसिटी हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि इलास्टिसिटी और स्लोप इनमें हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि उल्टा संबंध। जिस कर्व में स्लोप कम होगा उसकी इलास्टिसिटी हमेशा ज़्यादा होगी। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है D1 D1, इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप ज़्यादा है। स्लोप का मतलब ढलान। एज्यूम करिए यहां पर आप कार लेकर चल रहे हैं, ये एक सड़क है, तो आपकी कार की स्पीड थोड़ी कम होगी। और अगर इस सड़क पर आप चल रहे हैं DD, तो यहां पर आपकी कार की स्पीड अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, ढलान बहुत ज़्यादा है ये। तो जिस कर्व में स्लोप कम होगा उसकी इलास्टिसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। इफ़ टू डिमांड कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, फ्लैटर डिमांड कर्व, जैसे कि D1 D1 डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हैज़ हायर प्राइस इलास्टिसिटी। जो कर्व फ्लैटर होगा उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या फिर आप आंसर ऐसे भी बता सकते हैं, और इट कैन बी सेड दैट those curve will have the greater elasticity whose slope is less. As shown in the diagram, D1 D1 curve have greater elasticity. तो D1 D1 कर्व जो है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका स्लोप कम है, अर्थात वो फ्लैटर कर्व है। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। Slope of demand curve and elasticity of demand curve are different concepts. Slope of the demand और elasticity of the demand, ये दोनों सेम कंसेप्ट नहीं है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। द बेसिक डिफरेंस इज एज फॉलोज, और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज टोटल चेंज, या कह सकते हैं एब्सोल्यूट चेंज in quantity demanded in relation to an absolute change in own price of the commodity। जब वस्तु की अपनी खुद की कीमत में बदलाव आता है और उसकी वजह से हम लोग देखते हैं डिमांड में टोटल चेंज कितना आ रहा है, तो वो टोटल चेंज शो करता है स्लोप को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द अदर हैंड शोज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू सम परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस चेंज होने पर डिमांड में चेंज देखा जाएगा परसेंटेज में, अर्थात कितने परसेंट चेंज प्राइस में आया और उसकी वजह से कितने परसेंट चेंज डिमांड में आया। तो अगर आप चेंज देख रहे हैं परसेंटेज वाइज, दैट मीन्स आप मेजर कर रहे हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अगर आप टोटल चेंज देख रहे हो तो इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्लोप और इलास्टिसिटी इन दोनों में हमेशा उल्टा संबंध होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व इज ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। दैट इज, इफ स्लोप इज लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिसिटी इज हाई। अगर स्लोप कम होगा तो इलास्टिसिटी हाई होगी, एंड इफ स्लोप इज हाई देन इलास्टिसिटी इज लो। अगर स्लोप कम है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर स्लोप ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी कम होगी। इसी बात को ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में डायग्राम बनाते वक्त। अगर क्वेश्चन में कहा गया कि हमें डायग्राम बनाना है ED इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इलास्टिक डिमांड का, तो उसकी ढलान थोड़ी कम बनाइएगा। जैसे कि रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है मूव करता हुआ, जिसमें स्लोप कम है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेस इलास्टिक डिमांड, यानी कि इन इलास्टिक डिमांड, या कह सकते हैं ED इज लेस देन 1, तो उसमें स्लोप ज़्यादा दिखाइएगा। जैसे कि रेड डॉट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये रेड डॉट इस टाइम मूव कर रहा है मोर स्लोप को शो करता हुआ। दिखाइएगा डाउनवर्ड ही, चाहे वो लेस स्लोप हो या मोर स्लोप हो।
एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। जितना टॉपिक पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए और लिख लिख कर याद कीजिए। थैंक यू।